चलिए, कैसे हैं आप लोग? कल का आप लोगों ने रिवीजन किया है पॉलिटी का? कल मैंने आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आपको संविधान का निर्माण कैसे होता है उसका मैंने आपको कुछ थ्योरी मैंने कवर करने की कोशिश की थी। उसमें मैंने आपके सारे लगभग पॉइंट मैंने आपको क्लियर किए थे, ठीक है? तो आज हम उससे रिलेटेड आपके कौन-कौन से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको मालूम चले कि देखिए कैसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में आते हैं, ठीक है? तो आज हम उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को आगे हम आप सॉल्व करेंगे। लगभग आपके 30 क्वेश्चंस के आसपास हैं जो कि आपके सारे एसएससी, जेईई, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ और यूपी ट्रिपल एससी पेट के सारे आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है ना? कौन-कौन सा एग्जाम मैंने कवर किया आपका? मैंने जेईई कवर किया, यहाँ पे सीजीएल भी मैंने कवर किया है, सीएचएल भी मैंने कवर किया है, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया और कुछ क्वेश्चन आपको इसमें सीएपीएफ के मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चन इसमें आपको एनडीए के भी आपको मिल जाएंगे। और जैसे मैंने बताया बताया कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के भी आपको इसमें कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर दिख जाएंगे, ठीक है? तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये आपका पहला क्वेश्चन आपको ये रहा। देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग क्या है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज इंडिया सेलिब्रेट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे। इंडिया आपकी किस तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है? संविधान दिवस के रूप में इंडिया किस दिन को सेलिब्रेट करता है? मैंने कल आपको बताया था कि आपका संविधान कब बन के तैयार हुआ था और जिस दिन बन के तैयार हुआ था उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, संविधान दिवस के रूप में। ये बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या वो जैसे कि 2 अक्टूबर है, 15 अगस्त, 26 नवंबर और या तो 26 जनवरी। मैंने आपको कल बताया था कि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था, ठीक है ना? इस दिन हम लोगों ने क्या किया था कि हम 3 ऐसे जो रूल्स हैं, 3 रूल्स को हम लोगों ने इम्पोज़ किया था। उसमें से आपका पहला आपका था सिटीज़नशिप, दूसरा आपका था इलेक्शंस और तीसरा आपका था कि वो प्रोविज़नल पार्लियामेंट को लागू कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही। तो 26 नवंबर को ही हम अपने संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज इंडिया सेलिब्रेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे? 26 नवंबर आपका आंसर आंसर सी आपका करेक्ट होगा। ये देखिए आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 11/9/2024 को अभी लास्ट ईयर ही आपका ये क्वेश्चन आपका सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन आपका है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। आपकी जो संविधान सभा बनी थी उसका प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया था? कल मैंने आपको बताया था कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट आपको सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है और जो प्रेसिडेंट बनाया जाता है वो आपके राजेंद्र प्रसाद जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है? हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी को क्या करते हैं इसमें वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इसका आपका आंसर होगा सी, सॉरी ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। राजेंद्र प्रसाद जो आपके प्रेसिडेंट बनते हैं आपके संविधान सभा के। और मैंने आपको कल और भी बताया था कि राजेंद्र सभा और कौन कौन सी कमेटी के आपके हेड बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद को। जो आपकी मैंने बताया था कि जो आपकी 8 मेजर कमेटी बनती हैं उनमें से और किस कमेटी का जो तो अनुसार ऐसी और कौन सी कमेटी है जिनके आपको राजेंद्र प्रसाद जी को आपका हेड बनाया जाता है? कल मैंने बताया था इसका आपको। देखिए जो पहली कमेटी थी आपकी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ठीक है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। मैंने क्या बताया था कि जो पहली कमेटी थी वो आपकी थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और दूसरी कमेटी थी आपकी स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। तो राजेंद्र प्रसाद जी को रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी का भी आपको उनको हेड बनाया जाता है। और जो संविधान सभा के जो प्रेसिडेंट भी आपको राजेंद्र प्रसाद जी को ही बनाया जाता है। ये मैंने आपको कल की क्लास में मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स में बताया था कि आपकी कौन कौन सी जो कमेटी बनी थी। 8 आपकी उसमें मेजर कमेटी बनी थी और 13 माइनर कमेटी बनी थी। मैंने आपको कल डिटेल में आपको इसके बारे में आपको पूरी थ्योरी मैंने कवर की थी। तो उसी का मैं आप थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन आपके उस थ्योरी से आपके बनते हैं डायरेक्टली जो आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका एस एस सी जी डी 2024 में आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन है आपका एस एस सी जी डी 2024 का, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आपको बोलता है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसको कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वो गोपीनाथ हैं, क्या वो बी एन राव हैं या फिर एम एन रॉय जी हैं या फिर बी आर अम्बेडकर जी हैं? मैंने कल बताया था आपको कि एम एन रॉय जी जो थे ये आपका 1934 में इन्होंने पहली बार आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का इन्होंने आइडिया प्रस्तुत किया था। 1934 में एम एन रॉय जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का जो प्रस्ताव दिया गया था एम एन रॉय जी के द्वारा ही, ठीक है? तो ये आपका ऑप्शन सी तो होगा नहीं। अब ऑप्शन ऑप्शन डी आपका बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी को ही फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हाँ, बी आर अम्बेडकर, ठीक है? और मैंने आपको बताया था कि बी एन राव जी जो थे इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का हेड बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार का इनको हेड बनाया जाता है बी एन राव जी को। एम एन रॉय जी जो 1934 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का प्रस्ताव रखते हैं और जो बी एन राव जी थे इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एंड संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है। और बी आर अम्बेडकर जी आपके फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका एस एस सी जी डी 2024 से पूछा गया है।
सारे देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में मतलब 2024 में ही पूछे गए हैं। 2023-22 तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन आपको 2024 के ही लेके आया हूँ कि आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जेईई हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजे हो, चाहे सीपी हो, चाहे स्टेनो हो। हर तरह के एग्जाम के लिए आपको ये जो क्लास है हर तरह के एग्जाम को आपको कवर करेगी और सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कवर करेगी, ठीक है। हाँ, को आप क्वेश्चन आपका आता है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन विच ईयर। जो संविधान सभा बनी थी वो किस ईयर में बनाई गई थी, संविधान सभा को किस ईयर में बनाया गया था। और इलेक्शन कब हुआ था। ये मैंने बताया था कि आपको जुलाई अगस्त 1946 को आपके संविधान सभा का इलेक्शन होता है, जिसमें टोटल 389 सीट्स होती हैं, ठीक है। हाँ, मैंने बताया था जिसमें टोटल आपकी 389 सीट्स होती हैं, जिसमें से आपकी जो 292 सीट थी वो इलेक्टेड होकर के आते हैं, और 93 जो मेंबर्स होते हैं वो आपके नॉमिनेट होकर के आते हैं। इसे मैंने फिर आगे सॉरी, जिसमें आपके जो 296 टोटल, जिसमें आपको 296 जो आपके मेंबर्स थे वो इलेक्ट होकर के आते हैं, जिसमें से आपके 292 जो मेंबर्स ऐसे थे जो आपके गवर्नर प्रोविंसेस से आपके आते हैं, और जिसमें 4 मेंबर्स आपके ऐसे थे जो चीफ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आपके 4 मेंबर्स आपके आते थे। तो ये आपका इलेक्शन आपको जुलाई अगस्त 1946 में होता है। टोटल इसमें 389 सीट्स होती हैं, जिसमें से आपके 296 मेंबर्स को इलेक्ट करके लाया जाता है, और 93 मेंबर्स आपके ऐसे होते हैं जो नॉमिनेट होकर के आते हैं डायरेक्टली आपके, ये आपकी डायरेक्टली आपके प्रिंसली स्टेट से होकर के आते हैं 93 मेंबर्स, ठीक है। तो इसका आपका आंसर होगा 1946, 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्थापना की गई थी 1946 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is the fundamental law of any country which sets out the framework and principal functions of various organs of the government। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद इसमें आपका आंसर लगाइए। क्वेश्चन बहुत आपका आसान है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से मेंशन किया है कि ये क्वेश्चन भी आपका अगले आने वाले एग्जाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है कि which of the following is the fundamental law of any country which sets out the framework and principal functions of various organs of the government। ऑप्शन ए कस्टम्स, ऑप्शन बी इंटरनेशनल लॉ, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस आपका एक अध्यादेश होता है, इसको राष्ट्रपति साहब जी लागू करते हैं। तो इसका आपका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही आपका जो है प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स के फ्रेमवर्क को सेट आउट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। हाँ, अब मैंने क्या अभी एक मैंने यही बताया था कि प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आपके कितने पार्ट्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं। तो मैंने बताया था कि अगर करेंटली अगर देखा जाए तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 12 शेड्यूल हैं और 25 पार्ट्स हैं आपके, ठीक है ना। 25 पार्ट्स में 12 शेड्यूल इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके हैं, 12 शेड्यूल। 12 शेड्यूल और 25 भाग। जिसमें आपका 123 आर्टिकल 123 में आपका प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 213 में आपको गवर्नर के बारे में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल जो आपका 123 है ये आपका प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, यानी प्रेसिडेंट को जो आपका अध्यादेश है उसके बारे में बताता है। आर्टिकल जो आपका 213 है ये आपका गवर्नर के अध्यादेश के बारे में बताता है, ठीक है। गवर्नर का जो आपका ऑर्डिनेंस है, गवर्नर के ऑर्डिनेंस को आर्टिकल 213 बताता है, और प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस को आपका आर्टिकल 123 बताता है, ठीक है। हाँ, ये अगला क्वेश्चन ये भी मैंने अपनी तरफ से लिखा है, और मतलब अपने तरफ से इसी को मेंशन किया कि हाँ ये आने वाले एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन हाँ कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है अभी तक। ये मेरे ख्याल से आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ये। हम्म, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था, एसएससी जी 2024 में। और क्वेश्चन काफी आसान था, अगर किसी ने अगर अपने बेसिक्स में भी काम किया था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये इसका आंसर आराम से लगा सकता था। क्वेश्चन बोला है कि हु रॉट द ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, पहली बात मैं बताया था कि ओरिजिनली आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। ओरिजिनली जो आपका संविधान है उसको हमने इंग्लिश भाषा में लिखा था। तो वही पूछा गया है कि हु रॉट द ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। क्या वो बी एन राव जी थे, जिन्हें बी एन राव आपके एडवाइजर थे। बी आर अम्बेडकर जी तो थे ही नहीं। राजेंद्र प्रसाद जी आपके प्रेसिडेंट बनते हैं। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी जो थे इन्होंने ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखा, जो कि आपकी इंग्लिश भाषा में थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, जो कि आपका एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था डायरेक्टली। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। इंडिया में आपका जो संविधान सभा के पहले इलेक्शन कब कब करवाए गए थे। तो ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया है कि इंडिया में जो इलेक्शन आपके होते हैं वो आपके जुलाई अगस्त 1946 में इंडिया में इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ठीक है। इसमें टोटल आपकी 389 सीट्स होती हैं, इसमें से 296 आपके जो मेंबर्स आपके होते हैं वो इलेक्ट होकर के आते हैं, और 93 मेंबर्स क्या किया गया नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि आपके प्रिंसिपल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपके जो 296 मेंबर होते हैं ये आपके ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्शन जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। इंडिया में आपके पहले संविधान सभा के इलेक्शन कब कराए गए थे। तो इसका आपका आंसर 1946 होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इन 1946 1946 में बी एन राव वाज फॉर्मली अपॉइंटेड एज द
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में बी.एन. राव जी को किस पद पर अपॉइंट किया गया था? अभी मैंने इसका आंसर आपको प्रीवियस जो स्लाइड्स में मैंने आपको बताया भी था। तो जो बी.एन. राव जी थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया जाता है बी.एन. राव जी को। बी.एन. राव जी को 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जी के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप खुद ही देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको कितनी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और काफी आसान क्वेश्चन। इसको आप विद इन 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे सकते हैं। आपको अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, आंसर आपको तुरंत टिक कर देना है। बस ध्यान देना कि आपको क्वेश्चन को आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मैनर से आपको रीड करना है कि क्वेश्चन हमारा पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, कई बार गलतियां हो जाती है, क्वेश्चन किसी और बोलता है और हम आंसर कुछ मारते चले जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि पहले उसके पहले आप देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल 2023 और 2020 में बैक टू बैक क्वेश्चन आपका पूछा गया था एसएससी के एग्जाम्स में। क्वेश्चन क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन द ईयर। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जो आपका संविधान था इंडिया को, उसको कब अडॉप्ट किया गया था हमारे संविधान को? संविधान सभा के द्वारा हमारा जो संविधान बना था उसको कब अडॉप्ट किया गया था? क्या 1946 होगा, 1947, 1948 या 1949? ये बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैंने आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, इनको उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो जाता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि व्हेन डिड द ड्राफ्टिंग कमिटी पब्लिश द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमिटी जो बनी थी आपकी, पहले इसको मैं आपको बताता हूँ ड्राफ्टिंग कमेटी थी कि कितने मेंबर्स थे। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के जो आपके चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आपके थे वी आर अम्बेडकर जी। वी आर अम्बेडकर जी आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं। इसमें टोटल आपके 7 मेंबर्स होते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल आप कितने मेंबर हो? ड्राफ्टिंग कमेटी में आपके टोटल 7 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना पहला ड्राफ्ट कब प्रस्तुत किया था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने जब अपना पहला ड्राफ्ट अपना फरवरी 1948 को प्रस्तुत करते हैं। फरवरी 1948 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपने पहले ड्राफ्ट को प्रस्तुत करती है। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी क्या बोलती है, 8 मंथ का टाइम देती है ताकि जो इंडियंस हैं वही इसको अच्छे से डिस्कस कर लें। उसके बाद 4 नवंबर ठीक है 1948 को फाइनल ड्राफ्ट आपका बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है, फरवरी 1948 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपना पहला ड्राफ्ट देती है। उसके बाद 4 नवंबर 1948 यानी 8 महीने बाद बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा अपना फाइनल ड्राफ्ट संविधान सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है उससे संबंधित तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको रीड करिए। अगला क्वेश्चन आप ये बोलता है कि हु एमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज, कौन सी ऐसी पर्सनालिटी थी वाज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आपकी जो संविधान सभा की जो संविधान सभा थी उसमें जो चीफ ड्राफ्टमैन थे, संविधान सभा में आपके चीफ ड्राफ्टमैन थे, दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी कौन सी पर्सनालिटी थी? देखिए क्वेश्चन सीधे सिंपल मतलब क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कौन सी पर्सनालिटी थी जो आपके संविधान सभा में चीफ ड्राफ्टमैन के पद पर थे। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन है वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य जी ने, मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपने संविधान को हिंदी में लिखा था। वसंत कृष्ण वैद्य जी ने अपने संविधान को हिंदी में लिखा था। वी आर अयंगर जी तो थे नहीं। वी एन राव जी आपके एडवाइजर थे। एस एन मुखर्जी आपके जो चीफ ड्राफ्टमैन थे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और एस एन मुखर्जी जी को आपके संविधान सभा का चीफ ड्राफ्टमैन के रूप में उनको एक पदभार संभाला गया था। चीफ ड्राफ्टमैन थे आप एस एन मुखर्जी जी। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा एसएससी सीएचएल 2023 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, लेकिन कितनी डीप में क्वेश्चन आया है, लोग इन सब चीज़ों को स्किप कर देते हैं। लेकिन नहीं, आप लोगों को मैंने आपको एक एक टॉपिक, एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने कवर कर रखे हैं। मैं पहले प्रीवियस ईयर को देखने के बाद ही मैंने आपको थ्योरी क्लास में ली थी। तो आप उस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम आपका जेई गुरु हिंदी, इसको आप लोग ज्वाइन करिए। अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए, फिर कोई डाउट होता है तो आप इस चैनल को ज्वाइन करिए। आपको वहाँ पे इस क्लास के बाद इसकी एज इट इज पीडीएफ मैं उस अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्री इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी हु मेड दिस स्टेटमेंट। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? आपका एक स्टेटमेंट दिया है, उसने पूछा है कि इस स्टेटमेंट को किसने दिया था। ये बताइए। क्वेश्चन आपका बोला है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजीज हु मेड दिस स्टेटमेंट।
तो इस स्टेटमेंट को क्या आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, या फिर महात्मा गांधी जी ने दिया था, या फिर बी आर अम्बेडकर, या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो इस स्टेटमेंट को देने वाले आपके थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने आपको ये स्टेटमेंट दिया था। हाँ, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, CHSL 2023 का ये आपका क्वेश्चन है। तो आप लोग को लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट नहीं पूछे जाते हैं, तो मैं इसलिए आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आप लोग देखिए कि ऐसे स्टेटमेंट भी आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आप इनको प्लीज़ आप इनको स्किप मत करना, आप इसको एक एक बार देख लेना, ताकि वहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर को हम एलिमिनेट कर पाएँ क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू, जो कि चेयरमैन थे, एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। हाँ, क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स, और आठ अदर जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए जिन्होंने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, वो किस ईयर में किए थे? तो मैंने आपको बताया था कि 1928 में। 1928 में आपका जो नेहरू जी हैं, 1928 में नेहरू जी, लेकिन अपनी नेहरू रिपोर्ट लेके आते हैं, नेहरू रिपोर्ट लेके आते हैं, ठीक है। हाँ, 1928 में यहीं से आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आपका ड्राफ्ट तैयार हो जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि किस साल मोतीलाल नेहरू, जो कि चेयरमैन थे फिर इसके, एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, किस साल? तो वो आपका आंसर होगा 1928। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, 1928 में उन्होंने ड्राफ्ट किया था मोतीलाल नेहरू जी ने, जो कि हम नेहरू रिपोर्ट सबमिट की थी। ठीक है, इसका आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। जब आपका 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, उसमें इनमें से कौन कौन मिनिस्टर नहीं था? क्या वो स्टेफर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड वेबल थे, या पैट्रिक लॉरेंस थे, या अलेक्जेंडर थे? कौन नहीं थे इसमें से? हम्म बताइए इसका आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन पूछा हुए अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ अ कैबिनेट मिशन प्लान 1946। जो 1946 में जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान आता है, इन चार में से कौन मिनिस्टर नहीं थे, इन चार में से कौन नहीं थे वो? तो इसका आपका आंसर होगा लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल नहीं थे। लॉर्ड वेबल तो अपना प्लान लेके आए थे ना, इनका तो 1945 में इनका खुद का अपना वेबल प्लान आता है। इसमें जो आपके मिनिस्टर थे, आपके स्टेफर्ड क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस जो कि इसके चेयरमैन होते हैं, पैट्रिक लॉरेंस जो आपके कैबिनेट मिशन प्लान 1946 आता है उसके चेयरमैन होते हैं, और एवी अलेक्जेंडर जी भी इसके आपके एवी अलेक्जेंडर जी भी आपके इसके मेंबर थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। हम्म, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जीवी मावलंकर वाज द चेयरमैन ऑफ व्हिच कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। जीवी जो मावलंकर साहब जी थे, वो संविधान सभा में किस कमेटी के आपके चेयरमैन थे? क्या वो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया के आपके मेंबर्स थे, या उसके चेयरमैन थे, या फिर यूनियन पावर कमेटी के? मैंने कल आपको बताया था कि यूनियन पावर कमेटी के जो आपके चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं। और फिर जो आपका जीवी मावलंकर जी थे, वो आपके एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज के आपके चेयरमैन बनते हैं जीवी मावलंकर साहब। ठीक है, जीवी मावलंकर साहब। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। हाँ हाँ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हम्म, एक मिनट वेट करिएगा, एक सेकेंड। जीवी मौलंकर वाज द चेयरमैन ऑफ विच कमेटी ऑफ इसका आंसर आपका ये नहीं होगा। जीवी मौलंकर साहब जी जो आपके चेयरमैन बनते हैं, वो आपके बनते हैं कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेशन। कमिटी, हम्म कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेशन, इस कमेटी के आपके जीवी मौलंकर साहब जी आपके चेयरमैन बनते हैं। ये आपकी एक माइनर कमेटी थी जो कि, ठीक है, आपका जो आंसर था किसी भी ऑप्शन में आपको गिवन नहीं है, तो आपके सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। तो पूछा है कि जीवी मौलंकर वाज द चेयरमैन ऑफ विच कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द इंडिया। इसका आपका आंसर होगा कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, मैंने गलती किया, मेरी गलती थी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको होगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सा वर्ड आपका मेंशन ही नहीं है? क्या वो रिपब्लिक है, सेकुलर है, फेडरलिज्म है, सोशलिस्ट है? कौन सा वर्ड आपका मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? हम्म इसका आपका आंसर होगा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, तभी आप इसका आंसर याद रखिएगा। मैं आपको जो कल की क्लास में आपको पूरा प्रेमबल समझाऊंगा, उसमें मैं सारे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से आपके चीज़ें आपके प्रेमबल में आपके संविधान में आपके मेंशन है, और कौन सी चीज़ आपके संविधान में मेंशन नहीं है। तभी आप लोग इसका आंसर सी करिए। फेडरलिज्म, रिपब्लिक आपका मेंशन है, सेकुलर आपका मेंशन, सोशलिस्ट आपका मेंशन है, फेडरलिज्म आपका इस जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ऑप्शन ए कहता है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1947। नहीं, और इंडिया जो आपका जो कॉमनवेल्थ का मेंबर आपका 1949 में बनता है। इसका आंसर आपका ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी बोलता है द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। फिर इसको आप छोड़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल नेशनल सॉन्ग इन जनवरी 1948। ऑप्शन डी बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग इन जुलाई 1949। इसका आपका आंसर क्या होगा। हम्म, इसका आपका आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी क्या बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। मैंने बताया था आपको कल की क्लास में कि 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को इंडिया का आपका जो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है। हाँ, और मैंने ये बताया था कि जो आपका नेशनल जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग को 21 जुलाई 1949 को अडॉप्ट किया गया था। हाँ, नेशनल फ्लैग को, सॉरी 22 जुलाई, 22 जुलाई 1947। इट्स माई मिस्टेक। हाँ हाँ, सॉरी, एक सेकेंड। ये कैसे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, जब मैं यहाँ कंफ्यूज हो जा रहा हूँ तो आप लोग एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज होते हैं इन डेट्स को लेकर के, तो आप लोग इनको अच्छे से याद रखिएगा। 22 जुलाई 1947 को आपका नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया जाता है, और 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इन डेट्स को या तो कहीं आप शॉर्ट नोट्स में आप मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको बार बार भूल जाती हैं। ठीक है, हाँ, तभी आपको चीज़ याद होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये है कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। कल मैंने बताया था कि टोटल जो आपके 284 टोटल 284 मेंबर्स ने, जब संविधान आपका बनकर तैयार हो गया था, तो टोटल 284 मेंबर्स ने उस पर साइन किया था, जिसमें से आपकी 15 फीमेल मेंबर्स थी जिन्होंने साइन किया था, जिसमें से आपकी 15 फीमेल मेंबर भी थी जिन्होंने आपके संविधान में आपको साइन किया था। तो इसका आपका आंसर होगा 10, 12, 14, 16। तो ये आपका काफी क्लोज आंसर पूछा है, लेकिन आपका मेंशन नहीं है। 10, 12, 14, इसमें किसी को चेंज कर लेंगे, हम इसको ऑप्शन 15 कर लेते हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, क्योंकि 15 फीमेल मेंबर्स ही थी ना, तो ये आपका क्वेश्चन गलत आया। ठीक है, तो इसमें 15 में अपने आप से 15 मेंशन कर लेते हैं, तो यदि आप यहाँ समझा सकें, एग्जाम में अगर आता है तो आपको 15 ही लेके चलना है। अगर कुछ अदर ऑप्शन दिए होते हैं तो इसमें आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, 15 फीमेल मेंबर ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग रोट द कैलीग्राफिक स्टाइल द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन जो आपका भारतीय संविधान था, उस भारतीय संविधान में हिंदी वर्जन में, भारतीय संविधान को आपका हिंदी वर्जन में किसने लिखा, ये पूछा ना। कैलीग्राफिक स्टाइल इन द हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन्होंने लिखा था। एस एन मुखर्जी आपके थे नहीं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने आपका इंग्लिश में लिखा था, नंदलाल बोस जी थे नहीं, वसंत कृष्ण वैद्य जी ने आपका जो संविधान को हिंदी भाषा में लिखा था। ये क्वेश्चन देखिए आपका एसएससी सेल 2023 में पूछा गया था। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी, आपका बार बार आपके रिपीटेड क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम्स में, तो आप लोग इनको स्किप मत करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो इसका आपका आंसर क्या होगा। ये बताइए क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी, इसका आंसर आपका सी होगा। सेक्शन 881 ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रिकॉग्नाइज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया एज द लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर द न्यूली इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया अंटिल अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। ठीक है, इसका आपका आंसर ऑप्शन सी याद रखना है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। आपकी जो हाउस कमेटी जो बनती है संविधान सभा में, उसके चेयरमैन आपके कौन होते हैं। ये देखिए आपकी माइनर कमिटीज हैं, इनसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बोला था इनसे उतने क्वेश्चन नहीं आते, बट मैंने जब प्रीवियस क्वेश्चन देखा मैंने, तो उसमें साफ 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 कई सारे मुझे क्वेश्चन लिखे जो आपकी माइनर कमिटीज से भी, जो आपकी माइनर कमेटी बनी थी उनसे भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको वहीं से आई है। क्वेश्चन क्या बोला है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। कौन चेयरमैन थे हाउस कमेटी के। तो आपके हाउस कमेटी के जो चेयरमैन बनते हैं वो पट्टाभी सीतारामैया जी बनते हैं। ठीक है, आज आप लोग इसको याद रखिए कि हाउस कमेटी के जो आपके चेयरमैन बनते हैं वो आपके पट्टाभी सीतारामैया जी हाउस कमेटी के चेयरमैन बनते हैं। ठीक है, हाँ, अभी आप इसका देखिए कि जेवी कृपलानी जी थे ये आपके जो फंडामेंटल राइट्स थे उनके सब कमेटी के मेंबर्स थे। फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी के आपके मेंबर बनते हैं जेवी कृपलानी जी। फंडामेंटल राइट्स की जो आपकी सब कमेटी होती है, सब कमेटी, उसके हेड होते हैं जेवी कृपलानी जी। फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी होती है उसके आपके हेड होते हैं जेवी कृपलानी जी होते हैं। ठीक है, और के एम मुंशी जो कि आपका ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी का आपका हेड बनाया जाता है। के एम मुंशी जी को ऑर्डर ऑफ
बिजनेस कमेटी का मेंबर आपका हेड बनाया जाता है, ठीक है। तो के एम मुंशी जी आपके ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के हेड बनते हैं। और फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी होती है उसके हेड आपके जे वी कृपलानी जी बनते हैं। और जो हाउस हाउस कमेटी होती है उसके जो आपके चेयरमैन बनते हैं आपके वी पट्टाभी सीतारामैया जी हाउस कमेटी के चेयरमैन बनते हैं, जिसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हेन वाज द 10th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, जो आपका संविधान सभा का 10वां सेशन कब हुआ था। मैंने क्या बताया था कि संविधान सभा का जो पहला सेशन आपका होता है ये आपका होता है 9 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 का संविधान सभा का पहला सेशन होता है। तो फिर मैंने तो बताया था कि टोटल जो सेशन आपके 11 सेशन हुए थे। संविधान सभा के टोटल 11 सेशन हुए थे, एक 165 डेज के लिए। ठीक है, संविधान को बनने में समय कितना लगा था, संविधान को बनने में समय आपका 2 साल 11 11 महीने 18 दिन का समय आपको लगता है संविधान को बनने में। संविधान को बनाने के लिए कितना बजट पास हुआ था, संविधान को बनाने के लिए आपको 64 लाख का बजट पास होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कि जो 10वां सेशन था संविधान सभा का वो कब होता है। तो आपका संविधान सभा का जो 10वां सेशन आपका होता है 6 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच आपका होता है। 6 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर के बीच में आपका संविधान सभा का आपका 10वां सेशन होता है, जबकि आपका 4 नवंबर से लेकर हाँ हाँ 4 नवंबर 1949 से लेकर 24 नवंबर 1950 तक आपका 11वां सेशन होता है। हाँ, 4 नवंबर 1949 से लेकर के आपका सॉरी 14 नवंबर 1949 से लेकर 24 नवंबर या 26 नवंबर 1949 तक आपका संविधान का आखिरी सेशन जो कि आपको 11वां सेशन करवाया जाता है। ठीक है, इसका आप लोग आंसर ऑप्शन सी याद रखिएगा कि व्हेन वाज द 10th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। 10वां सेशन कब होता है, 10वां सेशन आपका 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 के बीच में होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि ऑन दी 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू इंटर अ लाइफ ऑफ contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. This quote, ये कथन किसने एट्रीब्यूट किसने कहा था, इस कथन को किसने कहा था। हम्म, चलिए आंसर है इसका। क्वेश्चन आपका है कि ऑन दी 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को वी आर गोइंग टू इंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था, ये स्टेटमेंट आपके वी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। ठीक है, हाँ, इस स्टेटमेंट को बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका देखिए सीजीएल में पूछा है 2022 में, और सीएपीएफ का एक एग्जाम होता है उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आप इस ऐसे स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा। ऐसे स्टेटमेंट आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी इन 1946। मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी से आपका संविधान सभा में कौन चुन के आते थे। क्या वो अम्मू स्वामीनाथन थे, क्या वो कमला चौधरी, हंस जीवराज मेहता या बेगम एजाज रसूल, कौन कौन चुन के आते थे। हम्म इसका आपका आंसर होगा अम्मू स्वामीनाथन। देखिए कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है। मैंने इस हर चीज़ को मैंने आपको कल की क्लास में मैंने कवर किया है। हर एक फैक्ट, हर एक चीज़, जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं उसमें हर चीज़ को मैंने कल के लेक्चर जब थ्योरी क्लास थी उसको मैंने कवर किया है। और इसकी जो अगली क्लास होगी वो भी मैं थ्योरी क्लास करवाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से आपके साइलेंट फीचर्स हैं आपके संविधान को, कल हम उसको कवर करेंगे। तो अभी जो मैंने प्रीवियस मैंने क्लास किया वहाँ मैंने हर चीज़ को मैंने कवर किया जो आज के क्वेश्चन में आ रहे हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन उसका क्लास के बाद नहीं है, आप वो देखिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि आपको जो मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी आती है वहां से कौन इलेक्ट होकर आता है। तो इसका आंसर होगा अम्मू स्वामीनाथन जी मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी से आपकी इलेक्ट होकर आती हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा अम्मू स्वामीनाथन। हम्म अब हंस हंस जीवराज मेहता जी आपके बॉम्बे से इलेक्ट होकर आते हैं। हंस जीवराज मेहता जी आपके जो है बॉम्बे से इलेक्ट होकर के आते हैं। हाँ, और कमला चौधरी जी आपके यूनाइटेड प्रोविंस को रिप्रेजेंट करती हैं। और बेगम जो एजाज रसूल थी ये ओनली मुस्लिम वुमेन मेंबर थी, ऑल्सो रिप्रेजेंट द यूनाइटेड प्रोविंसेस, एकमात्र मुस्लिम थी। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम मेंबर थी जो आपके यूनाइटेड प्रोविंस को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, हाँ। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका है आज की क्लास का। हम्म। अगला क्वेश्चन बोलता है कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज 389 ऑफ विच डैश वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। जो आपकी टोटल जो 389 सीट्स थी, टोटल आपकी जो 389 सीट्स थी उनमें से कितने ऐसे मेंबर्स थे जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जैसे मैंने बताया कि 296 जो मेंबर्स थे आपके वो ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो 93 मेंबर्स थे आपके प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 93 मेंबर्स आपके ऐसे थे जो आपके प्रिंसली स्टेट्स को डायरेक्टली आपको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इन 1946 हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेड द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जबकि भारतीय जो संविधान सभा थी उस जो इंटरिम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था 1946 में। इंटरिम प्रेसिडेंट क्या वो सरोजिनी नायडू थी या फिर सत्यनारायण सिन्हा जी थे
या फिर सुब्रमण्यम अय्यर जी थे, या फिर लॉर्ड वेबल थे? इसका आंसर क्या होगा? जैसा मैंने बताया था कि 1946 में जो आपके सेशन होते हैं संविधान सभा के, उसमें जो इंटरिम प्रेसिडेंट या वो इंटरिम प्रेसिडेंट जो कुछ आपके, या इसी को बोलते हैं आपके टेम्परेरी प्रेसिडेंट, वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया जाता है 1946 में। और परमानेंट प्रेसिडेंट आपके जो है राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है। बाद में यही चल करके आपके भारत के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। ठीक है, जो 26 जनवरी 1950 को बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोलता है, ये आपके कुछ आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपके अदर एग्जाम्स में, लाइक आपको CAPF हो गया, एनडीए एग्जाम्स हो गए, वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ कि देखिए, जो हर लेवल के क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर से, मैंने अपने PDF में कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपको कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन को लेकर के या कोई थ्योरी को लेकर के, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको सारे आपको कमेंट रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वांट द हिज कलीग्स दैट the Constituent Assembly was British made and was working the British plan as the British should like it to be worked out. किसने वार्न किया था? Who among the following warned his colleague that the Constituent Assembly was British made and was working the British plan as the British should like it to be worked out? किन्होंने वार्न किया था? क्या वो सोमनाथ लहरी जी थे, या BR अम्बेडकर जी थे, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या BN राव जी थे? तो इसका आंसर होगा सोमनाथ लहरी जी ने वार्न किया था। सोमनाथ लहरी। इनकी एक बुक भी है, सोमनाथ लहरी जी की एक बुक है, वो आप इसको याद रखिएगा, डायरेक्टली आप एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसका नाम आपका संबंध है। संबंध नाम की बुक भी आप लिखते हैं, सोमनाथ लहरी जी, संबंध। ठीक है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, जो आपका आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। यस, आज की क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन, जो आपकी एनडीए में पूछा गया 2024 में भी, जो हाल ही में आपका जो एनडीए का जो आपका एग्जाम होता है, उसमें भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था संविधान निर्माण से। जो क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली एबॉलिश्ड? बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली एबॉलिश्ड, उसके पहले कौन लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे? कौन थे? बताइए। तो आपका इसका आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, आपके लास्ट इंडिया के गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी जी। राजगोपालाचारी जी आपके इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे। बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली एबॉलिश्ड। ठीक है, परमानेंटली ऑफिस को एबॉलिश करने से पहले जो आपके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो सी राजगोपालाचारी जी थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो यह कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो कि मैंने आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं इस यूनिट से लेकर के मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके SSC एग्जाम से मैंने कवर कर लिए हैं। और कल हम इसके आगे अपने आप थ्योरी क्लास को कवर करेंगे, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अगर लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, और अगर आपको आज की क्लास की कोई PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल JEE गुरु हिंदी को ज्वाइन करिएगा। आज की जो क्लास की PDF मैं आपको वहीं पे अपलोड कर दूंगा, तो आपको रिवीजन करना है तो आज की क्लास की PDF आपको वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद। चलिए ठीक है।